मेरे साथ दयाराम बदलिया साहब भी हैं जो नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम लोग मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का कल एक हम जंतर मंतर पे जो ये मशीनें हैं चुनाव कराने की, राजीव कुमार जी की चोरी कराने की, मोदी जी की चोरी चुनाव में कराने की मशीनें जो हैं उनको बंद करके और पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आंदोलन की एक बार फिर शुरुआत कर रहे हैं। उसके लिए कल पहली मीटिंग है जो कंसल्टेटिव मीटिंग है। हम अपने सारे साथी बुला के कल बात करेंगे कि आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो कल 11 बजे सुबह, कल यानी कि थर्सडे 17 अक्टूबर 11 बजे सुबह जंतर मंतर पे सभी लोग आमंत्रित हैं ताकि हम उसमें सलाह मशवरा करें कि आगे एक ऐसा आंदोलन हम कर पाएँ जिससे ये मशीनों का जो जहर हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में घुसा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने, मोहन भागवत जी ने, राजीव कुमार जी ने और दूसरे चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों ने, उसको हम हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करके पेपर बैलेट से चुनाव दोबारा कर सकें। तो कल सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, ये हमारी गुजारिश है। दूसरा, हम लोग का निशाना सटीक जगह पर है। इस बात की अब कोई गवाही और सबूत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जब भी, राजीव कुमार जी जब भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें मशीनों का जिक्र ज़रूर करते हैं। जैसे इस बार भी जो अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन डिक्लेयर करने के लिए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी इतने लंबे टाइम तक, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम ही मेरे ख्याल से उन्होंने इन मशीनों को दिया है। और मैं कुछ सुना भी दूं आप लोगों को। दो बात मोटी मैं आपको बताता हूँ, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूँ। 6 महीने, लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं दो बात टू एश्योर दिस इज अवर ड्यूटी। तो चुनाव आयोग ने इस बार भी, और हम लोगों ने ये बोला था कि अगर लेबनान में पेजर अटैक हो सकता है तो ईवीएम भी हैक आराम से हो सकती है, ईवीएम में भी मैनिपुलेशन बहुत आराम से हो सकती है। तो चुनाव आयुक्त साहब ने बहुत ही ज़्यादा सिंपली एक छोटा सा जवाब दे दिया कि पेजर में रिमोट कम्युनिकेशन होता है और इसमें कम्युनिकेशन नहीं होता। दोनों ही बातें, बल्कि उनकी सारी बातें सफ़ेद झूठ थी जो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। और पेजर का ही मैं एग्जांपल दे के बता देता हूँ। तो गोल्ड अपोलो नाम की एक कंपनी थी जिससे जो लेबनीज़ लोग थे उन्होंने पेजर खरीदे, और वो पेजर के अंदर उन्होंने एक्सप्लोजिव डाल के, यानी कि जिस कंपनी ने ये पेजर बनाए उसी ने उसमें मैनिपुलेशन गड़बड़ करके दिया, तभी ये ब्लास्ट हो सके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही, जो BEL कंपनी है, जैसे ECIL कंपनी है, वैसे ही अगर पैरेलल निकाला जाए तो गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी है ताइवान में। जैसे गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी में एक पेजर के अंदर एक्सप्लोजिव डाल दिए, यानी कि कुछ ट्रोजन हॉर्स जैसी चीज़, बाहर की चीज़ जो कि मशीन को ख़राब कर सकती थी, वो डाल दी। वैसे ही ECIL और BEL भी इन मशीनों के अंदर कोई ना कोई उपकरण ऐसा छोड़ सकती है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा डाल के शुरू से ही भेज सकती है जिससे इनके अंदर शरारत की जा सके, जैसे लेबनान के अंदर ब्लास्ट करा दिए गए। तो ये हो गया राजीव कुमार जी के पहले झूठ का सिंपल सा जवाब। तो लेकिन इनके सारे ही झूठ हैं, लेकिन इन्होंने कई चीज़ें अच्छी भी मान ली हैं। कल हम डिटेल में वो सारी बातें बताएंगे। आज मैं सिर्फ यही आह्वान करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि आप लोग जो हैं सब कल भारी से भारी संख्या में आएँ। हमारे साथी जो दूसरे हैं वो चंडीगढ़ में भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी कल। हमारे जो कल पहली मीटिंग है उसके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए जो प्यारालाल गर्ग साहब हैं, डॉक्टर प्यारालाल गर्ग, जो कि
हरियाणा के चुनाव के बारे में भी उन्होंने चुनाव आयुक्त की जो वेबसाइट है उसी के डेटा से ये बात साफ दिखा दी है कि किस प्रकार से हरियाणा के चुनावों में भी धांधली हुई है। 6 से लेकर 8% वोट तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही पता लग रहा है कि उन्होंने वोटों में गड़बड़ी और धांधली की है। और उन्होंने ये भी बताया कि कम से कम 50 सीटें ऐसी हैं जिस पे गड़बड़ी और धांधली हुई है, क्योंकि 15,000 से कम से 50 सीटें कैंडिडेट्स हारे हैं। तो ये है सच्चाई। इसीलिए कल आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ ताकि हम चुनाव आयुक्त को मजबूर कर सकें संविधान के हिसाब से काम करने के लिए, कानून के हिसाब से काम करने के लिए, और चुनाव आयोग के सारे झूठों को बेनकाब कर सकें ताकि जनता पूरी ताकत से सड़कों पे आए, पीसफुल प्रोटेस्ट करे और पेपर बैलेट को दोबारा वापस लाए। हम ये आंदोलन में कल ये तय हो जाएगा कौन व्यक्ति किस तरफ खड़ा है, कौन संविधान की तरफ खड़ा है, कौन लोकतंत्र की तरफ खड़ा है और कौन लोकतंत्र के खिलाफ है, कौन संविधान के खिलाफ है। कल ये बात लाइन खींच के तय हो जाएगी। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी से जिनमें ईमानदारी बाकी है हम उनसे गुजारिश करते हैं कल आएँ। ये आप सब लोगों का आंदोलन है, ये देश का आंदोलन है, देश बचाने का, संविधान बचाने का आंदोलन है। इसमें सभी लोगों से गुजारिश है कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हम कल के बाद अपना अगला प्रोग्राम भी आप लोगों के सामने रखें। ये आंदोलन अब बंद नहीं होगा। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक पेपर बैलेट वापस नहीं आ जाते। हमने हरियाणा के चुनाव के लिए भी कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। और कल परसों हमने जो महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन जो अनाउंस हुए हैं, जो दूसरी जगहों पे बाई इलेक्शन यूपी में और वायनाड में जो इलेक्शन ऐलान हुए हैं, उनके लिए भी हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ भी एक तो वीडियोग्राफी कराए सारे प्रोसेस की ताकि हम उनकी चोरी पकड़ सकें। और आंदोलन हम साथ के साथ करेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और आंदोलन भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने की। कल राजीव जी ने कहा कि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? शायद आपने पूरा भाषण पूरा स्पीच सुन लिया होगा। मैंने सुन लिया। उन्होंने ये कहा है कि सब जगह पे ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, इससे ज़्यादा इंटरेक्शन किसी जगह पे नहीं होता। तो वो कोई ये एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारे भारत का संविधान और कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन पे कानून भी भरोसा नहीं करता, लॉ इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं करता। वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को हर जगह अपने चेहरे से नकाब उतार के दिखानी पड़ेगी कैंडिडेट्स को और आम जनता को। यही हम कह रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि राजीव कुमार जी ये कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बता रहे हैं। ये तो कानून है और उनको खुद अपना कानून नहीं पता था। वो कह रहे हैं हमारे बड़े जो लोग थे पहले वाले वो बना गए, हमें तो अब पता लगा, लेकिन हमें तो पता था ना शुरू से कि कानून क्या है। और तीसरी और आखिरी बात इसमें यह है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वीडियोग्राफी जो है ना सारी वो जनता को दिखा दें। उसके बाद जनता अगर इनको इनके सीट पे रहने दे और खुद इनको पुलिस के हवाले ना कर दे पकड़ के, तब आप देखिएगा। क्योंकि अगर ये वीडियोग्राफी दिखाएंगे तो जो जो ये बातें बोल रहे हैं ना कि ये होता है ये होता है ये होता है, हर स्टेज की बात बताइए ना, फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से, उसमें सब जगह 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हरियाणा में और 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर में, हर जगह ये साफ नज़र आएगा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये मेरा दावा है, मैं खुल के कह रहा हूँ, एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ये दिखा दें वीडियोग्राफी में कि उसमें कानून का पालन हुआ है, जो कानून वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं उसी का पालन हुआ है, तो मैं हाथ जोड़ के पूरे देश से माफ़ी मांगूंगा, वरना वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें। और मैं कांग्रेस पार्टी से भी, मैं समाजवादी पार्टी से, बसपा से, तृणमूल कांग्रेस से, जो तेलुगु देशम पार्टी से भी मैं कहना चाहता हूं, और मैं एनसीपी से ख़ास तौर पे कहना चाहता हूं, जो शिवसेना है बाल ठाकरे साहब की, उद्धव बाल ठाकरे साहब की, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं, और शिबू सोरेन साहब के बेटे से जो हेमंत सोरेन साहब हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि सब के सब आएँ, इस लड़ाई में शामिल हों, वरना ये दोनों इलेक्शन, वायनाड का इलेक्शन भी खतरे में है और यूपी के 10 इलेक्शन भी खतरे में हैं। जिस इलेक्शन को वो चाहेंगे मोदी जी, ये चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से जीत लेंगे। इसलिए हमारे पास तरीका है इसको रोकने का, पूरा फुल प्रूफ तरीका है। भले ही चुनाव ईवीएम से भी हो, तो इस जहर को कम से कम
हम लोगों को पीना पड़े, उसका असर भी कम करने का तरीके हमारे पास सब। अगले महीने 4-5 राज्यों में चुनाव है, कहीं पर विधानसभा चुनाव है, कहीं पर उपचुनाव है। क्या आप इंश्योर करेंगे कि जो चुनाव होंगे बैलेट पेपर्स होंगे, ईवीएम से नहीं? अगर देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कल पता लग जाएगा, ये अभी भी आज की तारीख में भी कानून क्या है, मैं अब आपको बता रहा हूँ, अभी भी कानून ही है आज की तारीख में कि चुनाव पेपर बैलेट से ही होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। ये कानून है, इस कानून का बार बार उल्लंघन किया जा रहा है। इसके लिए हम बोल रहे हैं अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ कल मजबूती से आ जाएं तो अभी भी पेपर बैलेट से चुनाव होंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा सभी चुनाव में से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये संघर्ष है, लंबा ज़रूर है, लेकिन इसमें हमारी हार नहीं होगी, अल्टीमेटली फाइनली और अंततः हमारी ही जीत होगी। सर कल आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, कल ही जो है हरियाणा के जो सीएम है वो शपथ लेने जा रहे हैं दोबारा से, तो क्या आपने हरियाणा के जो चुनाव के नतीजे को एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, देखिए हमने टाइमिंग सही नहीं चुनी, हमने भी तो सही टाइमिंग चुनी है अपनी ये मीटिंग करने की पहली। जब वो उधर शपथ लेने जा रहे होंगे तभी हम ये कहने जा रहे होंगे ये झूठी शपथ है, ये शपथ संविधान, कानून, जनता की आवाज़ को धोखा देने वाली शपथ है, इसीलिए तो 17 तारीख का टाइम चुना है हमने। लेकिन राहुल गांधी कल ही ट्वीट करके बधाई देंगे सैनी जी को। अब देंगे तो अपना नुकसान करेंगे, संविधान का नुकसान करेंगे, देश का नुकसान करेंगे, क्योंकि ये कोई वो ईमानदारी से जनता की आवाज़ से चुनकर नहीं आए हैं, ये धोखाधड़ी की आवाज़ से, जनता की आवाज़ से नहीं, धोखाधड़ी के वोटों से चुन के आए हैं। तो उनको मेरे ख्याल से मुबारकबाद देना ये संविधान के खिलाफ होगा, कानून के खिलाफ होगा, देश के खिलाफ होगा, हरियाणा की जनता के खिलाफ। सर आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी शपथ है, तो अगर कोई काम गैर कानूनी हो रहा है तो उसके लिए आप क्या क्या किया, आपने कौन सा कानूनी रास्ता अपनाया? देखिए हमने तो अपना लिया ना, लेकिन जो लोग हारे हैं उन्होंने क्या अब तक कानूनी कार्रवाई की ये बताइए। वो तो चुनाव आयोग के झांसे में आ गए ना, चुनाव आयोग कह रहा है 20 एप्लीकेशंस हमें लिखी हैं, हम उसका जवाब देंगे एक का, यही तो कह रहा था वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल। तो जवाब देने से क्या होगा, जवाब देने से होगा क्या कोई एफआईआर कराई उन्होंने जाके अभी तक? क्या कोई कानूनी कार्रवाई की? क्या प्रदर्शन किया? कोई नहीं किया ना। ये चिट्ठी लिख के चोर से ये कहना कि आप जो है चोरी करना बंद कर दो, ये कभी पॉसिबल है? लेकिन सर एक बार अगर शपथ हो गई फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो सरकार बन गई तो बन गई, 5 साल चलेगी या कुछ हो सकता है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले भी बताया, मजबूत कानूनी कार्रवाई 20% इस चुनाव को रद्द कराने में काम देगी और 80% पीसफुल प्रोटेस्ट, संवैधानिक पीसफुल प्रोटेस्ट। इसी के लिए हमने कल अपनी कंसल्टेटिव मीटिंग बुलाई। शपथ होने के बाद भी सरकार रद्द हो सकती है? 100% क्यों नहीं हो सकती? अगर आप सपोज कीजिए 30, ये तो 30 के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, या 20 के लिए, हम लोग तो चाहते हैं 50 लोग अप्लाई करें। अगर 50 MLA का इलेक्शन रद्द हो जाए तो सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। अगर 10 भी MLA भारतीय जनता पार्टी के रद्द हो जाएं चुनाव उनके, तो सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको परेशानी है, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है, ना राहुल गांधी को परेशानी है, ना अखिलेश यादव को परेशानी है, वो सड़क पे नहीं उतरने को तैयार हैं, तो फिर आपको क्यों परेशानी है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आप लोगों को पहले संवैधानिक व्यवस्था थोड़ी सी मैं समझाना चाहूँगा कुछ सेकंड में ही। देश की जनता जो है ना, राहुल गांधी जी की भी मालिक है क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो देश की जनता के नौकर हैं। मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो देश की जनता के नौकर हैं। और देश की जनता का नुकसान हो रहा है। हमारी आवाज़ से प्रधानमंत्री चुन के नहीं आ रहे, हमारी आवाज़ के खिलाफ प्रधानमंत्री चुन के आ रहे हैं, हमारी आवाज़ के खिलाफ अभी ये CM में हरियाणा बनने जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड पार्टी है वो तो हम लोग हैं ना, जो जनता है। हम लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी हारे। ये पॉलिटिकल पार्टीज तो एक छोटा सा रोल अदा कर रही हैं। जनता इफेक्टेड है, 140 करोड़ में 1 करोड़ लोग आ जाएंगे, मामला सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक दो लोग आ रहे हैं ना। नहीं, 1-2 लोग नहीं आ रहे। आप लोगों ने देखा होगा हज़ारों लोग हमारे साथ जन आंदोलन में जुड़े। ये इसी साल में 5 जनवरी से लेके, और पूरे देश में हज़ारों लोगों ने अलग अलग जगह हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि वो भी हमारी नौकर है ना जनता की, उनकी हमने जिम्मेदारी लगाई है कि वो हमारी इस काम में मदद करें। वो नहीं कर रहे तो हम उन्हें भी नकार देंगे और लोगों को आगे करेंगे। लेकिन हाँ, हमें दुख तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो वो कोई देश के मालिक हो जाएंगे, ये गलत बात है। वो नौकर हैं हमारे, अभी भी नौकर हैं,
और प्रधानमंत्री देश की जनता चाहती थी वो बने, वो अपने आप अपनी पार्टी में जो आरएसएस के एजेंट हैं उनकी वजह से या दूसरी वजह से वो नहीं बन पाए, तो उन्होंने भी जनता की उम्मीदों को एक तरह से पूरा करने में कमी दिखाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मालिक हैं, उन्हें हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा।